स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। जैसे लेक्चर के रिवीजन सीरीज में हम लोग चल रहे हैं और आज हम लोग शुरुआत करेंगे लाला लाजपत राय से। टू द पॉइंट, टू द सिलेबस, एकदम पॉइंट वाइज, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं। शुरुआत करते हैं आज की बात को। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे दोस्तों। और इनका प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा हुई थी पंजाब में ही हुई थी। आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे। इनका जन्म होता है 1865 में और मृत्यु 1928 में होती है, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन का। तो बचपन में ही आर्य समाज की विचारधारा से गहराई से प्रभावित हो गए थे। और सामाजिक और शैक्षिक योगदान की बात करें तो 1880-90 के दशक में लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और हिसार में वकालत करना शुरू कर दिया। डीएवी कॉलेज हम लोगों ने देखे थे आर्य समाज में कि दयानंद एंग्लो वैदिक जो कॉलेज था उसकी स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी इन्होंने भी। और एक चीज और कि जो पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी जिसको बोलते हैं, तो 1894 में इसकी स्थापना के सह संस्थापक के रूप में भी इन्होंने इसमें भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी में भी इनकी नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस में 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार ये शामिल होते हैं। गरम दल बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर लाल बाल पाल की जो प्रसिद्ध तिकड़ी हम लोग देखते हैं। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये लोग जो थे उग्रवादी थे। उग्रवादी ये शब्द गलत है, गरम दल के नेता थे। और स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में पंजाब में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। और 1907 की बात है दोस्तों, इनको राजनीतिक सक्रियता के कारण वर्मा यानी मांडली जेल भेज दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और उसके बाद जब आते हैं तो 1914 से 1920 के बीच में ये अमेरिका यूएसए में चले जाते हैं और वहीं रहते हैं। वहीं रहने के दौरान 1917 में न्यूयॉर्क में एक सोसाइटी की स्थापना करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की? ये लाला लाजपत राय ने की। कहाँ पे? 1917 में न्यूयॉर्क में। साहित्यकार भी अमेरिका में रहते हुए उन्होंने किया था। अभी देखेंगे हम लोग क्या लिखे थे। कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। विशेष अधिवेशन 1920 में होता है। कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं कलकत्ता अधिवेशन। और इन्हीं के साथ ही, मतलब इनकी अध्यक्षता के साथ ही असहयोग आंदोलन इसी में रखा जाता है, इसका प्रस्ताव। और 1920 में ही इनको अध्यक्ष बनाया जाता है किसका? AITUC का, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय ही थे। एक और इम्पोर्टेंट बात 1921 में आ जाती है कि सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना 1921 में लाला लाजपत राय ने की। इसको हिंदी में लोक सेवक मंडल भी कहते हैं। और 1928 की बात है दोस्तों, 1928 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तभी लाठीचार्ज होता है और इनको खूब पीटा जाता है। और मेरे शरीर पर इन्होंने लास्ट में कहा जब मृत्यु से कुछ दिन पहले कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो इसी की वजह से 17 नवंबर 1928 इनकी मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है। इनके बुक्स के बारे में दोस्तों देखें अगर, तो अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ये दो बुक उन्होंने लिखी। इसके अलावा इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया 1917 में, और द स्टोरी ऑफ माय डिपोटेशन, ये भी बुक है। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि यंग इंडिया, जो अनहैप्पी इंडिया है और यंग इंडिया है, ये बुक आ जाती है तो ऐसा लगता है कई बार
बच्चे गलत करते हैं कि लाला लाजपत राय हैं या बाल गंगाधर तिलक हैं, क्योंकि उनको भारतीय अशांति का अग्रदूत बोला था वेलेंटाइन शिरोल ने। तो अनहैप्पी इंडिया नाम सुनते ही ऐसा लगता है तिलक ने लिखा है, लेकिन अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने लिखा है। तो हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज भी इन्होंने लिखा, तो ये फेमस बुक है इनकी। और इनके अलावा वे हिंदू महासभा से भी जुड़े थे और कुछ समाचार पत्रों से जुड़े थे। ये पंजाबी नाम है ये, वंदे मातरम, वंदे मातरम उर्दू में था, और द पीपल ये समाचार पत्र थे, ये इंग्लिश में था, अंग्रेजी में था। तो इससे जुड़े हुए थे। इस तरीके से लाला लाजपत राय के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कवर कर लेते हैं। सेकंड पे चलते हैं दोस्तों। आज काफी इंपॉर्टेंट है ये, चोल साम्राज्य। और चोल साम्राज्य में आज हम लोग मुख्य रूप से दो लोगों की बात करेंगे, राजराज प्रथम की और राजेंद्र प्रथम की। तो आपको बताना है कि राजराज प्रथम पुत्र था या राजेंद्र प्रथम, अभी हम बात करेंगे, सोचते रहिए। तो दोस्तों अगर चोल साम्राज्य की बात करें तो ये दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है इस काल को, और 9वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा है लगभग। चोल राजवंश मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली और दीर्घकालिक समुद्री साम्राज्य था, जिसने न केवल दक्षिण भारत बल्कि संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया पर अपनी सांस्कृतिक और सैन्य धाक जमाई थी। इनकी शक्ति का जो मुख्य आधार था वो इनकी अजेय नौसैनिक बेड़ा था, और भव्य द्रविड़ वास्तुकला और दुनिया का सबसे बेहतरीन स्थानीय स्वशासन विलेज सेल्फ गवर्नमेंट था इनका। और कावेरी नदी के उपजाऊ तटों से शुरू हुआ यह साम्राज्य मंडलम में विभाजित था। मंडलम उस टाइम के प्रांत कहे जाते थे, और तंजावुर इनकी शक्ति का मुख्य केंद्र था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चोल वंश के कुछ शासकों के बारे में सुन लो थोड़ा सा। जो संस्थापक थे वो विजयालय थे, विजयालय संस्थापक रहे हैं, और जिन्हें तंजावुर की राजधानी बना जिन्होंने तंजावुर राजधानी बनाया, राजधानी तंजावुर बनाया। इसके बाद आदित्य प्रथम आते हैं और पल्लवों को हराकर चोलों की स्वतंत्र शक्ति बनाते हैं चोलों को, और परांतक प्रथम भी आते हैं इनके बाद। तो मदुरै जीता और मदुरै कोंडा की उपाधि ली, और राजराज प्रथम आते हैं जिनकी अभी हम लोग बात करेंगे। वे वास्तविक विस्तारक रहे हैं। और राजेंद्र प्रथम आते हैं, चोल शक्ति को चरम पर पहुंचाने वाले महान विजेता थे राजेंद्र प्रथम। तो अब हम लोग अपनी बात करते हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण आते हैं कुलोत्तुंग प्रथम, जो व्यापार और स्वराज सुधारों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं कि राजराज प्रथम की हम बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। राजराज प्रथम, दोस्तों सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं दोनों से बनता है चोल साम्राज्य में, और उसके बाद बनता है, सॉरी, उसके बाद किन से बनता है? इनके प्रशासन से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजराज प्रथम हो गए, इधर मैं लिख ले रहा हूं राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, एक मिनट, राजेंद्र प्रथम हो गए। चलो शुरू करते हैं। ये पहली बार ये बात हो रही है क्योंकि इसके पहले हम लोग इस रिवीजन सीरीज में इनकी बात नहीं किए हैं। जो इनका समय काल होता है दोस्तों राजराज प्रथम का, वो 985 से 1015 के बीच में होता है, 985 से और 1015 के बीच में ईसवी। और वहीं ये इनके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, और इनका 1015 ईस्वी से एडी से 1044 ईस्वी। ठीक है, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम में नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, तो इसलिए पहले देख लो कि ये राजराज प्रथम, पहले राजराज राजा है समझ लो इसको, और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम आता है। पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, फिर बात करते हैं। उपाधियां कौन सी थी? देखो, पहले इन्हें केरल जीता, तो जब केरल जीतते हैं
राजा भास्कर प्रथम रवि वर्मा को पराजित करते हैं, त्रिवेंद्रम पर अधिकार कर लेते हैं, तो कांडलूर, हम केवल उपाधि लिख रहे हैं, बाकी सुनते रहिए। कांडलूर सोल कुल मरुद की उपाधि धारण करते हैं। केरल जीतते हैं तो केरलांतक की उपाधि धारण करते हैं और कांडलूर युद्ध में भाग लेते हैं। उसके बाद पांड्य को भी जीतते हैं ये राजेंद्र प्रथम, और शासक को जब पराजित कर लिया पांड्य के, तो इन्होंने दो उपाधि धारण की। एक तो जय गोंडा की उपाधि धारण की और एक अमर भुजंग की उपाधि धारण करते हैं। वहीं सिंघल सिंघल मतलब श्रीलंका, तो महेंद्र फिफ्थ ने केरल व पांड्य के साथ दिया कि जो महेंद्र फिफ्थ था वो सिंघल यानी श्रीलंका का राजा था, जिसने केरल का भी साथ दिया और पांड्य का भी साथ दिया। ये तीनों मिल के भी उसको यानी राजराज प्रथम को हरा नहीं पाए और राजराज प्रथम जीत जाता है और उत्तरी सिंघल को विजित कर लेता है। तो ये सवाल आता है कि उत्तरी श्रीलंका को पहली बार जीतने वाला कौन था, तो राजराज प्रथम था। लेकिन जब संपूर्ण श्रीलंका की जीतने की बात आएगी तो वो उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम होगा, जो दक्षिण भारत तक पूरा जीत लिया था। ठीक है, ये बात हो गई। ये सुनते रहिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके आगे चलते हैं तो पूरे सिंघल द्वीप पर इसने कर लिया, यानी राजेंद्र प्रथम ने। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे चरण में चलते हैं, तो गंग प्रदेश पर भी ये सफलतापूर्वक अधिकार कर लेता है राजराज प्रथम, और उसके बाद चोल नारायण की उपाधि धारण करता है। इन सब की उपाधियां बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, फिर कल्याणी के चालुक्यों को भी हरा देता है। फिर वेंगी के चालुक्य राजकुमार शक्तिवर्मन और विमलादित्य थे, इनके मध्य विवाद हुआ तो वेंगी को अपने अधीनस्थ राज्य बना लिया और शक्तिवर्मन को शासक बनाया, जबकि अपनी पुत्री का विवाह विमलादित्य से कर दिया। तो जो राजराज प्रथम था दोस्तों, ये शैव था, लेकिन शैव होने के साथ ही वो बौद्ध धर्म का संरक्षक भी था। तो राजराज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजय तुंग वर्मन को नागपट्टिनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनवाने के लिए प्रेरित किया था। तो वो कौन था? राजराज प्रथम ही था। ठीक, संपूर्ण भूमि का सर्वेक्षण करवाता है और सर्वप्रथम पहली बार की बात होती है तो अगर चीन में दूत भेजते हैं, दूत मंडल भेजा जाता था ना पहले, तो इन चोलों से दो चीजें आती हैं अक्सर कि चीन में दूत मंडल भेजने वाले कौन थे। तो वो दोस्तों इसी में क्लियर कर ले रहे हैं। तो प्रथम बार जो दूत मंडल भेजा गया वो राजराज प्रथम ने ही भेजा था। ठीक है, लेकिन दूसरी बार कौन भेजा? ये राजेंद्र प्रथम ने भेजा, इसका पुत्र। ये दो बार भेजता है, एक भेजता है 1015 में, एक 1033 में। एक और पूछा जाता है कुलोतुंग प्रथम, ये 1017 से 1120 के बीच में रहता है। कुलोतुंग प्रथम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब अगर पूछा जाएगा कि 72 सदस्यीय जो दल था वो चीन भेजा गया, चीन, तो वो किसने भेजा? तो कुलोतुंग प्रथम ने भेजा। अगर ये सब ना पूछ के सिर्फ पूछा जाए कि चीन दूत मंडल किस चोल शासक ने भेजा था, तो सब सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने भेजा था। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आराम से कर लेंगे। आगे थोड़ा बढ़े तो तीसरा जो अभियान होता है, ठीक है, यहां तक हो गया गंग प्रदेश तक। तीसरा अभियान दोस्तों, चलते हैं आगे। तीसरे अभियान में कलिंग पर अधिकार करता है और कलिंग पर अधिकार करके इसने तैलिंग कलिंग तक की उपाधि धारण करता है। तैलिंग
कलिंग तक, ये उपाधि कौन धारण करता है? राजराज प्रथम। और मालदीव जो होता है इसका अंतिम अभियान होता है, लास्ट अभियान कौन होता है? मालदीव होता है। तो इस प्रकार राजराज प्रथम ने न एक सफल साम्राज्यवादी नीति अपनाई, जिसके बाद उनकी तुलना विष्णु की जो 3 कदमों में धरती माप ली थी उससे की जाती है। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। अगर कुछ पीवाईक्यूज को जो सवाल थे उसके इकट्ठा किए हैं दोस्तों, जैसे संपूर्ण साम्राज्य का भूमापन करवाया राजराज प्रथम ने, विशाल नौसेना का गठन किया जो सिंघल यानी श्रीलंका पर, मालदीव पर अभियान किया किसने? राजराज प्रथम ने। कंबोडिया के शासक ने एक स्वर्ण रथ इनको भेजा था, किसको? राजराज प्रथम को। वहीं चीन दूत मंडल किसने भेजा प्रथम बार? तो राजराज प्रथम ने। कब? 1015 में, 1015 के आसपास। और तुरंत उसके बाद ही राजेंद्र प्रथम भी भेजता है। ठीक है, फिर स्वर्ण, रजत व ताम्र सिक्के। एक और कि बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर, देखो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो दो हैं दोस्तों, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर दो हैं। एक तो ये तंजौर का, इसको करवाता है राजराज प्रथम। फिर इसका पुत्र आता है राजेंद्र प्रथम, अभी बात करेंगे, तो वो बृहदेश्वर मंदिर ही बनाता है, लेकिन वो गंगईकोंडचोलपुरम में बनवाता है। तो अगर बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का आ जाए तो राजराज प्रथम होगा, और बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंडचोलपुरम का आ जाए तो राजेंद्र प्रथम होगा। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया ना। और इसने कई बौद्ध विहार भी बनवाया और राजेंद्र प्रथम को अपना उत्तराधिकारी पहले ही नियुक्त कर दिया था 1012 में, और 1015 तक ये रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं राजेंद्र प्रथम पे दोस्तों, इनके लिए दूसरी पिन ले लेते हैं। तो राजेंद्र प्रथम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये भी केरल और पांड्य पर अधिकार करते हैं, अधिकार तो था ही, और वहां पे पांड्य को पराजित फिर से करते हैं, जो दूसरे राजा चेंज होते हैं, और मदुरै पर अधिकार कर लेते हैं और अपने पुत्र चोल पांड्य को उपाधि देकर शासक वहां बना लेते हैं। सिंघल पर अभियान करते हैं यानी श्रीलंका पर, और संपूर्ण श्रीलंका पर अभियान कर लेते हैं और जीत जाते हैं पूरे श्रीलंका को। और ये जानकारी कौन देता है दोस्तों? करदय ताम्रपत्र। ये एक बार सवाल आया है कि जो राजेंद्र प्रथम हैं उन्होंने पूरे सिंघल द्वीप पर, संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो करदय ताम्रपत्र से मिलती है, और साथ ही महावंश से भी इनकी जानकारी मिलती है। चालुक्य व कलिंग विजय इन्होंने किया। गंगा घाटी अभियान करते हैं दोस्तों तो राजकुमार विक्रम चोल, सेनापति दंडनायक के नेतृत्व में भी। हालांकि देखो पहले जब राजा चेंज होते थे तो फिर से वो अपना जाते थे। तो उत्तर भारत का अभियान करते हैं। ठीक है, तो इस जो सेना लेके जाते हैं तो कलिंग, पाल शासक, बस्तर, कौशल क्षेत्रों को जीतते हुए इस प्रकार गंगा घाटी जीतने वाला पहला चोल शासक था। ठीक है, गंगा घाटी जीतने वाला पहला चोल शासक था। जब गंगा घाटी जीतते हैं गंगा घाटी, तो देखो ये गंग प्रदेश था, ये गंगा घाटी ही पूरा जीत जाते हैं राजेंद्र। तो उसके बाद इन्होंने गंगईकोंड की उपाधि धारण की, गंगईकोंड की उपाधि धारण करते हैं गंगा, ये जीतने के बाद गंगा प्रदेश को पूरे क्षेत्र को ही, यानी गंगा घाटी को। और गंगा घाटी जीतने वाला पहला चोल शासक यही राजेंद्र प्रथम है। ठीक है, तो अपनी राजधानी के निकट इन्होंने एक शहर भी बसाया, नगर भी बसाया। इसका नाम क्या था? गंगईकोंडचोलपुरम। इसका नाम अक्सर आपको सुनने में मिलता होगा। गंगईकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। ठीक है, और ये पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित करता है, महिपाल प्रथम को पराजित करता है। ये सवाल अलग से भी आ जाता है कि पाल शासक महिपाल को पराजित करने वाला कौन चोल शासक था? तो राजेंद्र प्रथम था। ठीक, अब आगे चलते हैं। और दक्षिण पूर्व अभियान करने वाला प्रथम शासक था। दक्षिण पूर्व अभियान यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, इधर जो शासक थे इन पे अभियान करने वाला प्रथम शासक था
और इनने मलेशिया, जावा, सुमात्रा अभियान किया और यहाँ के जो शासक थे ये श्री विजय वंश के थे। श्री विजय वंश के थे और इन्होंने विजयोतुंग वर्मन जो यहाँ का शासक था उसको पराजित किया और अपना सामंत बना लिया। और जब यहाँ जीतते हैं तो ये उपाधि धारण करते हैं दो, ये कडारम कोंडा की उपाधि धारण करते हैं और कटह अधिपति, दो उपाधि कडारम कोंडा और कटह अधिपति की उपाधि धारण करते हैं। और सर्वश्रेष्ठ जो नौसेना थी दोस्तों वो इन्हीं की थी, राजेंद्र प्रथम की। थोड़ा विविध की बात करें तो गंगईकोंडचोलपुरम को अपनी राजधानी बनाते हैं, जो नगर बसाया था इन्होंने। और यहीं पर 16 मील लंबा एक तालाब भी बनाया जिसे चोल गंगम नाम दिया, चोल गंगम। और वर्तमान में पोन्नेरी इसको बोला जाता है। एड़ारियम में दोस्तों इन्होंने वैदिक महाविद्यालय की स्थापना की। जब महाविद्यालय की स्थापना कर दी तो उन्होंने फिर उपाधि ली मुडीगुड चोल की। अपने आप को सही साबित करने के लिए सब करते थे। मुडीगुड चोल और पंडित चोल की उपाधि लेते हैं ये जब वैदिक महाविद्यालय की स्थापना करते हैं। जैसे कि बात कर लिए कि दो चीन दूत भेजते हैं, दूत मंडल 1015 में 1033 में। और नीलकंठ शास्त्री इनको बोलते हैं, इनकी तुलना सिकंदर से करते हैं। सिकंदर से तुलना कौन करता है? नीलकंठ शास्त्री। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे कंप्लीट होते हैं। एक वीडियो में हम दोस्तों इनके प्रशासन के सारी चीजें देख लेंगे, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। चलो चलते हैं, अभी दो तीन क्या, अभी तो काफी वीडियोस बचे हुए हैं ना, तो उसमें हम कहीं भी देख लेंगे चोलों के प्रशासन के बारे में। एक और मध्यकालीन भारत से मनसबदारी प्रणाली आती है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, जो कि अकबर ने शुरुआत की थी। चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत कुछ है नहीं इसमें, बस नाम का है। तो मान लो कि एक कंपनी है, मान लो अकबर ही साम्राज्य है, अकबर साम्राज्य है, उसमें एक बहुत बड़ी कंपनी, और उस कंपनी में जो रैंक है, जो पद है जो दिया जाता है, जैसे सीईओ वगैरह होते हैं ना उसमें, तो उस टाइम उनको मनसब कहा जाता था, मनसब। ठीक है, तो ये क्या हो गया मनसब, ये अरबी भाषा का है शब्द। चलो अच्छा यही बता दें, अरबी भाषा का है, क्या है, शब्द है, और ये मनसिब शब्द से बना हुआ है। ये आ गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पद या श्रेणी। ओके, इसे प्रशासन में लागू करने का जो सुझाव था सर्वप्रथम खलीफा अब्बास सईद ने दिया था, और तुर्कों मंगोलों ने अपनी सैन्य व्यवस्था में से अपनाया था। बाद में मध्यकाल में अकबर ने भारत में यह व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कराई थी। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं आगे थोड़ा सा क्या क्या है। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें दो चीज होती थी दोस्तों, अक्सर सुने हैं कि मनसब तो है लेकिन इसके दो पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो जात है, एक सवार है। तो जात और सवार वो कास्ट वाली जात नहीं है, ये जात है, पर्सनल रैंक की बात हो रही है। इसी के आधार पर सैलरी तय होती थी दोस्तों, कि जितनी जात होगी उसी हिसाब से सैलरी होगी, जैसे सीईओ, मैनेजर, ये सारी चीजें। सवार क्या होता था कि कितने घोड़े रख सकते हैं, घोड़सवार कितने रख सकते हैं। देखो अक्सर ऐसे समझ लो ना, जैसे मैं मनसबदार हूँ, ठीक है, और मेरा मनसबदार, हाँ, एक मनसबदार जो होता था 10 से 10,000 तक हो सकता था। या कोई मनसबदार 10 का मनसबदार होगा, कोई 100 का, कोई 500 का, कोई 1000 का, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? 10,000 तक। बाद में हालांकि 12,000 तक भी होता है, लेकिन ज्यादातर सोर्सेज बताते हैं कि 10,000 तक। ठीक है, मान लो कि बीच में 5,000 तक, 5,000 का मनसबदार मैं हूं, तो उस हिसाब से 5,000 के हिसाब से मान लो मेरी सैलरी रहेगी 5,000, एक मानने के लिए बोल रहा हूं। तो और उस हिसाब से मेरे पास
मान लो 100 घोड़े रखने का अधिकार है। घोड़े क्यों रखने का अधिकार था? क्योंकि उस टाइम गाड़ी या ये सारी चीजें तो थी नहीं। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि भाई केंद्रीकृत सेना की कमी हो गई थी, उतना ज्यादा था नहीं, तो राजा सरदारों पर निर्भर रहता था। तो उसीलिए सरदारों को ये सेट कर देता था, और इतने सरदार इतने घोड़े रखते थे, और जब भी जरूरत होती थी तो उनको प्रयोग में लाया जाता था राजा के द्वारा। तो प्रशासनिक जो तंत्र था अधिक होने के कारण राजस्व इसका बढ़ गया। तो भाई जितने भी मनसबदार होंगे सैलरी रोज देनी पड़ेगी हर महीने की, और जितने भी घोड़े होंगे उनके लिए भी खाने की व्यवस्था करनी होगी। तो इनके दो तरीके तय होते थे, या तो सैलरी दे देते थे पैसों में, या तो जमीन दे देते थे कि भाई ये जमीन ले लो, इसमें जितने भी उगेगा, जो भी अनाज होगा उससे टैक्स ले लेना तुम, जो भी किसान इस पे काम करेंगे। तो इस तरीके से जात और सवार में था। हालांकि ये अकबर की शुरुआत थी दोस्तों, लेकिन जो इसमें घोड़े होते थे और घुड़सवार होते थे, दाग और चेहरा पर था। दाग मतलब घोड़ों को दाग दिया जाता था कि अच्छा ये घोड़ा कंफर्म हो गया कि ये है आपके पास, चिन्ह लगा दिया जाता था, ये समझ लो। और चेहरा यानी सेना का सैनिक जो चलाता है उस घोड़े को, उसका चेहरा भी अंकित किया जाता था कि ये सैनिक इतना बड़ा है, इतना लंबा है, ऐसा दिखता है। ये सारी चीजें इसलिए की जाती थी ताकि भ्रष्टाचार से निजात मिल सके, भ्रष्टाचार रोका जा सके। ठीक, अकबर के काल में ये चलता रहा। लेकिन जहांगीर का जब काल आता है दोस्तों, जहांगीर का समय जब आता है, इसने दो चीजें शुरुआत की, दो अस्पा और सिंहस्पा। अब ये क्या बला थी? तो दो अस्पा जो थी, सिंपल सा मतलब है कि जो जो ये घुड़सवार रखते थे और सेना रखते थे चलाने के लिए, तो दो अस्पा मतलब होता है सैनिक एक रहेगा और उसके साथ दो घोड़े रहेंगे। सिंह अस्पा रहेगा क्या? एक सैनिक है, इसके पास तीन घोड़े रहेंगे। इसका रीजन ये था क्योंकि घुड़सवार की संख्या बढ़ी जाती थी, कि मान लो घोड़ा चलते चलते लंबी दूरी पे चलना है तो एक थक जाएगा, तो फिर उसको छोड़ के दूसरे घोड़े पे बैठ के लोग जाते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें थी इसमें। ठीक, दो अस्पा मतलब बस याद रखो कि एक सैनिक के पास दो घोड़े, सिंह अस्पा मतलब एक सैनिक के पास तीन घोड़े। तो ये प्रथा किसने शुरुआत की थी? जहांगीर ने। ये सीधे सवाल आता है। अब जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने महीना पैमाना की शुरुआत की, मंथ स्केल की शुरुआत की। क्या किया इन्होंने? साम्राज्य पर बोझ बढ़ गया था, तो माहवार जागीर देने शुरू कर दी, यानी सैलरी कह सकते हो कि भाई अब तुमको 6 महीने में मिलेगी या 4 महीने में मिलेगी। तो ये प्रथा शुरुआत की थी जहां शाहजहां ने। तो उसने ये नियम बना दिया कि मनसबदार को अपनी रैंक के हिसाब से वास्तव में कितने सैनिक रखने होंगे, ये नियम थोड़ा सा और लचीला हो गया था। फिर आता है औरंगजेब का शासनकाल। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी दोस्तों, लेकिन जमीनें कम पड़ गई। भाई पैसा कैसे देंगे? जमींदार मतलब जो जागीरें दी जाती तो वो भी कम पड़ गई। जब कम पड़ गई तो इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को क्या एक नाम दिया गया? बेजागीरी। यानी जब जागीरें कम पड़ गई। और औरंगजेब ही ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में 33% जो मनसबदार थे वो हिंदू थे। ये सवाल सबसे अलग से पूछा जाता है कि वो कौन सा शासक था जिसके काल में हिंदू सैनिकों की संख्या का ज्यादा बढ़ गई थी? तो औरंगजेब था। अब मनसबदारों की श्रेणियों की बात करें, जैसे प्रथम श्रेणी जो है दोस्तों, जिसमें होता है कि जो जात है और जो सवार है वो सेम सेम हो। जैसे 5,000 का जात है तो 5,000 इसके सवार भी होंगे, घुड़सवार भी होंगे। तो प्रथम श्रेणी होगी। दूसरी श्रेणी होगी जो जात है और उससे आधा रह जाए सवार, यानी 5,000 का जात है तो 2,500 सवार, तो ये द्वितीय श्रेणी हो जाएगी। तृतीय श्रेणी में क्या होगा कि 5,000 का जात है तो उससे भी कम हो जाए, जात से कम सवार हो जाए, यानी 5,000 का जात 2,000 का सवार हो जाएगा, तो ये कहा जाएगा तृतीय श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। हमने क्या क्या बात कर ली? ये इंट्रोडक्शन देख लिया कि 1571 में शुरुआत किया गया था अकबर ने। मनसब रैंक हो जाएगा, क्या हो गया? सेंट्रल
तुरानी था, ये बात की कर लिए। रैंक मनसबदारी सिस्टम 0 से 10,000 जात सवार, सारी चीजें हो गई लीजिए। ठीक है, जागीर, हाँ ठीक। इस तरीके से हम लोग बात कर ली। जागीरदारी प्रथा, जो मनसबदारों को जमीन दी जाती थी जहां वे टैक्स वसूलते थे, उसे तो जागीर कहते थे। लेकिन वे उस जमीन के मालिक नहीं होते थे, उनका तबादला होता रहता था, ट्रांसफर कभी भी हो जाता था। एक और अलग से वर्ड है दोस्तों, अहदी। एक अहदी सैनिक होते थे, तो इनको याद रखिएगा। ये सीधे बादशाह के पर्सनल सैनिक होते थे। ठीक है। अब पतन का कारण क्या था कि जब मनसबदार बहुत शक्तिशाली हो गए तो बादशाह कमजोर हो गया ऑटोमेटिक। तो उन्हें अपने इलाके में ही उन्होंने अपने इलाकों को स्वतंत्र कर लिया, मनसबदारों ने ही। भाई अब तो मैं, तो इस तरीके से मनसबदारी थोड़ी बहुत समझ अगर आई होगी तो ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा सवाल नहीं होता, कभी कभी एक आध बन जाता है। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों कल वीडियो में 6 बजे, और तब तक आप रिवाइज करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।